तो दोस्त आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत जल्द हम अपनी 11th और 12th दोनों की दोनों ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर लाइव आना शुरू करेंगे। भाई चले जाओ यार, बायोशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये वाला चैप्टर अभी की अभी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। फिर एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी के वहाँ पे हमेशा जो पहला सेक्शन है, जैसे वहाँ पे कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके होंगे, तो उसमें से पार्ट 1 हमेशा एनसीईआरटी की लाइनों के क्वेश्चंस का होता है, तो पहले उसमें 100% नंबर लाना शुरू करना है तुम्हें। चलो भाई स्टार्ट करें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वही पहले पैराग्राफ में, भाई इस चैप्टर के अंदर में यही खास बात है कि इस चैप्टर की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखते चलते हैं। जो खाने में जो हम ज़्यादातर चीज़ें खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा, वाइटामिन आ जाएंगे, मिनरल आ जाएंगे और पानी का तो खैर अपना रोल है ही। और हम पूरा 70% पानी के ही हैं, पानी के अंदर में ये सारी रिएक्शंस होती हैं। अब क्या है कि बायोमोलिक्यूल जो कि होते हैं बाहर दुनिया के अंदर में खाने के, वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब किसी गेहूँ के दाने के अंदर में कोई प्रोटीन है तो उसे प्रोटीन की फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसको पहले डाइजेस्ट करेंगे, उसको फिर एब्ज़ॉर्ब करेंगे, फिर उसको एसिमिलेट करेंगे, फिर जाकर के अपने किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में उस अमाइनो एसिड को लगवाएँगे। तो आइडिया ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना आपका डाइजेशन कहलाता है। मैकेनिकल तरीके से भी डाइजेशन हो जाएगा और केमिकल तरीके से भी डाइजेशन हो जाएगा, दोनों तरीके से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो किस किस से मिलकर के बना हुआ है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। उसकी एलिमेंट्री कैनाल, वो जो पूरे की पूरी ट्यूब जा रही है वो, और उस ट्यूब के ऊपर में जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उस ट्यूब के ऊपर में जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह, वो। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो शुरुआत होती है इसको जहाँ शुरुआत होती है उसको कहते हैं एंटीरियर ओपनिंग, जो कि माउथ है। और जो ख़त्म होता है पोस्टीरियर ओपनिंग, वो एनस है। जो माउथ है फिर वहाँ से बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी शुरू होती है। हमारे ओरल कैविटी के अंदर में जो दांत हैं वो हमारी जॉ बोन में घुसे हुए हैं। इस बात को कि जो दांत हैं वो जॉ बोन में घुसे हुए हैं, इस बात का होना थेकोडोंट कहलाता है। हम अपनी ज़िंदगी में 2 तरीके के दाँत आते हैं हमारे। एक दूध के दाँत टेम्परेरी डेसिडुअस टीथ जिन्हें बोलते हैं, और परमानेंट टीथ। इसलिए इस पर्टिकुलर आइडिया को डाइफायोडोंट कहा जाता है। वही है 32 ही क्यों दिखा रहा है, 32 दाँत हैं, वही सब के 32 दाँत हैं। उनमें सबसे इंसीज़र, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और रखे कैसे होते हैं इंसीज़र, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ऐसे ही रखे होते हैं। और इनकी जो संख्या है वो है 2 1 3 3 बटा 2 1 3 3। ये किसी भी दाँत के 3 सरफेस होते हैं वैसे तो, बट सबसे बाहर वाला जो सरफेस है जो खाने के कॉन्टैक्ट में आता है उसको हम इनेमल कहते हैं। जो कि हेल्प करता है जो खाने को चबाने के लिए। टंग हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है अपने फ्लोर से, उस वहाँ जो अटैचमेंट है उसको कहते हैं फ्रेनुलम। जीभ के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको कहते हैं पैपिला। और पैपिला के ऊपर में होते हैं हमारे टेस्ट बड, जो अलग अलग तरीके के हम टेस्ट सेंस कर पाते हैं। ओरल कैविटी आगे जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जो कि कॉमन पाथवे है खाने का भी और हवा का भी। ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के नाम से आपने सुना होगा। फिर वहाँ से जाते हैं आगे हम ईसोफेगस की तरफ जा सकते हैं अगर खाने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ट्रेकिया जा सकते हैं अगर हम एयर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चीज़ें जो होती हैं अब आगे, यहाँ पर चूँकि खाने का पाइप अलग है और एयर का पाइप अलग है, तो वहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो swallowing के वक़्त में डिसाइड करता है कि खाना जो है वो आपका ईसोफेगस में जाए और बाकी टाइम आप साँस लेते रहें। वहाँ से फिर एक ईसोफेगस में खाना जब जाएगा तो ईसोफेगस से होता हुआ खाना अल्टीमेटली एक जे शेप का बैग होता है उसमें जाएगा, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। और जब वो एंट्री ले रहा होता है स्टमक में, तो स्टमक में यहाँ पर इलियो गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेशन होता है, स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं।
स्टमक को देखा जाए तो पेट को हम अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरस, ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो उसको ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइड किया हुआ है। ड्यूडेनम और ड्यूडेनम जो है वो यहाँ पर है, ये ड्यूडेनम है, और ये पाइलोरस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यही लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम इज गाइडेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है वो एक ब्लाइंड सैक है, इस तरीके से ब्लाइंड ब्लाइंड सैक बोलते हैं, बोरा बोरा जैसा स्ट्रक्चर। जब सामान आता है तो जो पॉलीथीन होती है या कोई बोरा होता है तो उसको कहते हैं ब्लाइंड सैक, कि एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है। सीगम के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी भर भर के मिलते हैं, और इसी ही के पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वर्म की फॉर्म का एक स्ट्रक्चर जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है, और इसको निकालने को अपेंडिसाइट, इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, और फिर अपेंडेक्टमी करके इसको निकाल दिया जाता है। इसके अंदर में भी बैक्टीरिया का निवास है बढ़िया तरीके से। सीकम की अगर बात करें तो सीकम खुलता है कोलोन में जाकर के, और कोलोन जो होती है वो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन इस तरीके से होती है। सिग्मोइड कोलोन, ट्रांसफर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और अल्टीमेटली सिग्मोइड के बाद एनस, और एनस के सिग्मोइड के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की, तो सबसे अंदर की तरफ होती है हमारी म्यूकोजा, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर उसके बाद मस्कुलैरिस, फिर उसके बाद सरोसा। तो अगर आप इधर देखेंगे तो सरोसा सबसे बाहर, फिर ये 2 मस्कुलैरिस, एक सर्कुलर एक लॉन्जिट्यूडनल, फिर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। सबसे पहले सबसे बाहर की कवरिंग सरोसा, जिसका नाम विसरल पेरिटोनियम, हाँ विसरल पेरिटोनियम भी होता है। एपिथेलियम की है मेसोथेलियम, कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद मस्कुलैरिस है। मस्कुलैरिस स्मूथ मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। 2 तरीके की हैं, इनर है सर्कुलर और बाहर वाली लॉन्जिट्यूडनल, और कुछ कुछ पार्ट में ओब्लिक मसल भी मिलती है, जैसे स्टमक वाला जो पार्ट है उसमें ओब्लिक मसल भी मिलती है। सब म्यूकोजा वाली जो लेयर है उसके अंदर में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, तो जितनी भी ब्लड, लिम्फ वेसल और नर्व मिलते हैं आपके सब म्यूकोजल वाली लेयर के अंदर में। और इसी ही लेयर के अंदर में, सब म्यूकोजा वाली लेयर के अंदर में, बोल रहा है कि ड्यूडेनम के अंदर में ग्लैंड भी मिलते हैं। सबसे इनर मोस्ट वाली जो है वो है म्यूकोजा, वहां पर आपके रुगे फोल्ड्स मिलेंगे, रुगे मिलेंगे, और जो स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको कहते हैं विलाई। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है, और विलाई प्रोड्यूसेस न्यूट्र, विलाई के ऊपर देखो ऐसा है कि सबसे पहले फोल्ड, फोल्ड के ऊपर रुगे, वैसे एक ही बात है, फोल्ड फिर रुगे फिर विलाई फिर माइक्रो विलाई, और ये सारा का सारा काम क्यों हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो माइक्रो विलाई, ये सारा का सारा काम हो रहा है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। विलाई के अंदर में आप देखेंगे तो आपको वहां पर कैपिलरीज और लिम्फ वेसल मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये है आपका एक विलाई। विलाई के अंदर में सेंटर में लैक्टियल डक्ट है, और ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं। ये जो अकेली सेल है इधर, इस सेल के ऊपर माइक्रोविलाई मिलेंगी। विलाई जिन सेल से बना होता है उन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है एक सेल के। अब म्यूकोजल एपिथेलियम गॉबलेट सेल सिक्रेट म्यूकस, तो म्यूकोजा का नाम ही है म्यूकस, से नाम आ रहा है। और म्यूकस कौन सिक्रेट करता है? गॉबलेट सेल। म्यूकोजा के अंदर में ग्लैंड्स भी बन जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, कि पेट के अंदर में ग्लैंड्स जो बनते हैं वो म्यूकोजा में भी बनते हैं। और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें नीचे की तरफ ग्लैंड बन जाते हैं, तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हैं। क्रिप्ट माने गड्ढा होता है, और साइंटिस्ट का नाम लेबरखन है, तो उसने साइंटिस्ट ने वो गड्ढे ढूंढे जहां पर वो, जहां से एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, तो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखन बोल देते हैं उसको। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जो मेन 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़ने हैं वो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड शुरू करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड से
निकलने वाली चीज़ का नाम है सलाइवा। जो ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं, 3 पेयर हैं। पैरोटिड जो कि चीक के नीचे है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ पे है, और सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे है, नाम से ही पता चल रहा है। और दीज़ ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, के बक्कल कैविटी है और यहीं से यहाँ पर ये ग्लैंड है, यहाँ पर ये ग्लैंड है, इस तरीके से ग्लैंड पड़ रखे हुए हैं। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में। 2 मेन लोब होते हैं इसके, डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जा रहा है। यहाँ पर हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, जो कि हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं लिवर की। और इन लोब्यूल्स की जो कवरिंग है उसको, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उसकी जो सेल्स हैं वो कॉर्ड की फॉर्म से में अरेंज्ड होती हैं, और लोब्यूल जो कवर होता है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। भाई जो डाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में जो मेन चीज़ सिक्रीट हो रही है लिवर से वो है बाइल। बाइल को सिक्रीट कर रहे हैं उसके लिवर के सेल जो कि हेपेटिक सेल हैं। हेपेटिक सेल से होते हुए, हेपेटिक डक्ट से होते हुए वो हमारे जाता है गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर से एक द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जो है, जिसको हम सिस्टिक गट कहते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम ही है अम, आपका कि सिस्ट, अब उसका बैग हो गया कॉलेसिस्ट, आपका एक याद हो अगर आपको तो गॉल ब्लैडर हो गया। यहाँ से हेपेटिक डक्ट एक निकल रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और इधर से आ रही है गॉल ब्लैडर की डक्ट, दोनों मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट के बाद में ये आपका पैनक्रियाज, अगर आप यहाँ देखें तो पैनक्रियाज की आती है पैनक्रियाटिक डक्ट, और फिर ये दोनों भी मिल जाते हैं। पहले ये दोनों मिले, पहले लिवर और गॉल ब्लैडर वाली मिले तो कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिले तो दोनों को मिलाकर के बोल दिया हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये लिखा हुआ है ऊपर कि कॉमन बाइल डक्ट, फिर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और वो गार्ड होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। पैनक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्रिनिक पार्ट और एंडोक्रिनिक पार्ट। एक्सोक्रिनिक पार्ट जो है वो सारा का सारा एंजाइम बनाता है और एल्कलाइन जूसेस बनाता है। एंडोक्राइन जो पार्ट है वो सारा का सारा हार्मोन बनाता है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब बात करेंगे हम फूड के डाइजेशन की। तो डाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो तुम्हारा मैकेनिकल डाइजेशन है या तो तुम्हारा केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। जब बक्कल कैविटी के अंदर में हम खाने को चबाते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं, और उसके बाद उसको निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं। इसके बाद जो है म्यूकोस म्यूकस का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, सलाइवा के अंदर में म्यूकस रहता है, उसकी वजह से खाना लुब्रिकेट होता है और उससे हम खाने का एक गोला बना देते हैं, उस खाने को गोले को बोलते हैं बोलस। उस बोलस को हम ईसोफेगस के अंदर में फेंकते हैं जब फेरेंक्स के ज़रिए, बोलस को फेरेंक्स के ज़रिए जब हम ईसोफेगस में फेंकते हैं तो उसे सोलोइंग या डीग्लूटेशन कहते हैं, जिसको निगलना बोलते हैं। ईसोफेगस के अंदर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चलती हैं, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और फिर वहाँ से वो कार्डियक स्फिंक्टर बोल दीजिए या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल दीजिए, वहाँ से वो एंट्री ले लेता है स्टमक के अंदर में। अगर हम सलाइवा की स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे, एंजाइम्स रहते हैं जैसे कि आपका टाइलिन या सलाइवरी या माइलेज एंजाइम है, और लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा या बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने के लिए अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो वो है लाइसोजाइम। केमिकल प्रोसेस यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सलाइवरी या माइलेज है तो वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने लगता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी तोड़ देगा तो डाइसेक्राइड तक तोड़ देगा, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ पाता है। तकरीबन तकरीबन 30% स्टार्च मुंह में ही डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पर एंजाइम को काम करने के लिए जो पीएच चाहिए होता है वो तकरीबन 6.8 पीएच चाहिए होता है, तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो न्यूट्रल रहेगा या फिर 6.8 रहेगा।
डाइसैकेराइड माल्टोज लाइसोजाइम मतलब इनटू लाइट मतलब हाँ ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसको जो स्टार्च है अल्टीमेटली डाइसैकेराइड में आप कन्वर्ट कर देंगे, अल्टीमेटली ज़्यादा ज़्यादा माल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। माल्टेज आगे मिलेगा पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से निकलेगा। लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, तो वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है हमारे माउथ में। अगला है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बोल रहा है कि 3 तरीके के मेजर टाइप के सेल हमारे पास हैं। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस तो समझ में आता है कि गॉबलेट सेल की बात कर रहे हैं, नेक का क्या मतलब है? मतलब कि पेट के अंदर में इस तरीके से जो है वो गड्ढे बने हुए हैं म्यूकोसा के अंदर में, तो वहाँ पर आपका वो नेक सेल कहलाएगा। इसके बाद पेप्टिक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल है जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। पेप्सिनोजन जो है वो एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ओजन जब लग जाता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म है। अभी इसको कोई व्यक्ति आएगा और इसको पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट कराएगा। तीसरी है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि एचसीएल सिक्रीट करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती है। एचसीएल ही वो चीज़ है जो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है, जैसे कि विटामिन बी 12। पेट में खाना 4 से 5 घंटे रुकेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसे मिक्स किया जाएगा गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में और दोनों को मिलाकर के जो चीज़ बनेगी उसे काइम कहते हैं। अभी अभी हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एक एक्टिव एंजाइम के अंदर में, पेप्सिन के अंदर में। आगे चल कर के पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है तो प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन को काटने लगता है। पेप्सिन का काम ही ये है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, कि भैया वहां पर भी म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। और बाइकार्बोनेट का जो है प्रोडक्शन हो रहा है आपका आगे चल करके, जो कि आपके म्यूकोजल एपिथेलियम को कुरोड होने से बचाएगा, वहां पर एचसीएल के प्रभाव से बचाएगा, क्योंकि एचसीएल जो है उसका पीएच लगभग लगभग 1.8 है जो कि जला देगा। रेनिन की अगर बात करें तो रेनिन जो है वो छोटे बच्चों में प्रोड्यूस होता है, इन्फेंट्स में प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है और बच्चों के स्पेसिफिक मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, हेल्प करता है। लिवर भी पेट भी, स्टमक भी थोड़ा सा लाइपेज प्रोड्यूस करता है, मगर उसका रोल इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो आप अपने बैचलर्स में पढ़ेंगे समझेंगे। अगला है यहाँ पर बात कर रहा है कि मूवमेंट भी होता जाएगा, भाई खाने को आगे बढ़ाना है तो उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, मसल्स की लेयर जो है मस्कुलरिस से, और उससे मिक्सिंग अप भी होती रहती है और खाना आगे भी बढ़ता रहता है। और इसके बाद जो चीज़ें सिक्रीट होने वाली हैं वो है बाइल, फिर उसके बाद हम पैनक्रियाटिक जूस निकालेंगे, फिर वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगे, जो सारा का सारा आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आके गिरता है। तीनों चीज़ें, लिवर का बाइल, पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल जूस, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कोहराम मचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल हैं, ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, कॉमन डक्ट है, वहाँ से निकलेगा। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिनोजन जिसको कोई व्यक्ति ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन जिसको कोई व्यक्ति काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराएगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की इसे कोई व्यक्ति कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कराएगा। अमाइलेज जो कि आपका 2 तरीके के अमाइलेज हैं, एक हमारा सलाइवरी अमाइलेज था जो सलाइवा में मिल रहा था, एक ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। यहाँ पर लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में जो कन्वर्ट करता है वो है एंटेरोकाइनेज। ये देखिए यहाँ ट्रिप्सिनोजन लिखा है, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सिक्रेट हो रहा है, तो इस बात से पता चल जाएगा कि अच्छा इंटेस्टाइन में ही आकर के चीज़ें एक्टिवेट हों, पेनक्रियाज के अंदर में ही चीज़ें एक्टिवेट ना हो जाएं। फिर बाइल की बात करेंगे कि बाइल किस किस का बना होता है, तो बाइल अपने आप को रिलीज करता है ड्यूडेनम में, इसके अंदर ये बना होता है बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन,
बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल, ये और इसके अंदर में फॉस्फोलिपिड होती है, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। लोग लिख कर के आ जाते हैं कि बाइल जो है वो फैट डाइजेस्ट करता है, नहीं, वो केवल और केवल फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब होता है कि बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देना, ताकि छोटे छोटे फैट पे आपका जो लाइपेज है ये वाला, जो कि लिवर से, जो कि पैनक्रियाज से निकल रहा है, वो इज्जत से काम कर पाए। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, तो बाइल जो है लाइपेज को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम, जिसमें गॉबलेट सेल, और हम जानते हैं गॉबलेट सेल क्या निकालता है, म्यूकस निकालेगा। ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोजा, गॉबलेट सेल, सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइनल जूस, इन दोनों को मिला दिया जाए अगर, कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस, द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, कि म्यूकोजा के ब्रश बॉर्डर का सिक्रीशन और गॉबलेट सेल का सिक्रीशन दोनों को मिला दिया जाए तो सक्कस एंटेरिकस ये चीज बन जाती है। इसके अंदर में आपके म्यूकस के अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम होंगे। क्या होंगे? मॉल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, तो ये एंजाइम यहाँ पर मिल रहे हैं। म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ मिल करके पैनक्रियाज के अंदर में जो ऊपर से HCl आ रहा है उसे न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कलाइन मीडियम से। सब म्यूकोजा के अंदर में जो ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर में, उसको ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ किस में डाइजेस्ट हो रही है। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजिस, ये सारे के सारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज से डाइपेप्टाइड में बदल जा रहा है। पॉलीसेकेराइड को सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर सकता है। फैट को सबसे पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के अंदर में। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस जो कि पैनक्रियाज से निकल रहा है वो न्यूक्लियोटाइड फिर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद डाईपेप्टाइड जो है, ये सारा का सारा काम हमारा इंटेस्टाइन में चल रहा है। इंटेस्टाइन में डाईपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। माल्टोज को ग्लूकोज जमा ग्लूकोज, लैक्टोज को ग्लूकोज जमा गैलेक्टोज, सुक्रोज को ग्लूकोज जमा फ्रक्टोज। आगे जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है उसे अल्टीमेटली शुगर और बेसिस तक तोड़ दिया जाएगा, और डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर में तोड़ दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल जो ऊपर अभी हमने देखे, वो सारा का सारा ड्यूडेनम वाले रीजन के अंदर में चल रहा है। और फिर सिंपल सब्सटेंसेस द फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम और इलियम। और जेजुनम तो ड्यूडेनम में ज़्यादातर डाइजेशन चल रहा है, और जेजुनम और इलियम में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होगा इन सब चीज़ों का। और जो भी चीज़ें अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड रहेंगी उन्हें आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ये जगह जो है म्यूकस सिक्रीट करती है, और वो म्यूकस जो है लुब्रिकेट करके जो फीकल मैटर है वो आसानी से पास हो सके उस बात का बंदोबस्त करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब्ड है मटेरियल, उसको हम फीसिस कह देते हैं, जो कि सीकम से आगे जाकर के बन रहा है। सीकम इनटू, और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ पर है इलियम सीकल वाल्व है। तो इलियम से एक बार सीकम में कोई चीज़ चली गई तो फिर वह वापस नहीं आ सकती। तो फिर वहाँ से आगे जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा घूम करके टेम्परेरीली रेक्टम में स्टोर हो जाती है। और फिर ठीक है, सही है, जब जब तक उसका डेफिकेशन नहीं हो जाता। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि भाई ऐसा है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दो चीज़ों के कंट्रोल में है। एक तो न्यूरॉन के कंट्रोल में है, दूसरा हार्मोन के कंट्रोल में है। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, स्मेल करते हैं, तुरंत हमारे सिक्रीटरी सलाइवा जो है सिक्रीट होने लग जाता है। यहाँ तक कि हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी स्टिमुलेट हो जाने लग जाते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में न्यूरॉन हमारे कंट्रोल में तो है नहीं मस्कुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि वो स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल वॉलेंट्री मसल तो होती नहीं है, इनवॉलेंट्री होती हैं, और वो लोकल लेवल पे और सीएनएस के लेवल पे कंट्रोल की जाती है। हार्मोन का कंट्रोल जो है वो सिक्रीशन के कैसे होगा, वो भी पूरा का पूरा लोकल हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। वहाँ पर ही लोकल लेवल पे जीआईपी, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन है जिसकी वजह से लोकल लेवल पे ही कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगा वो लोकल लेवल पे ही डिसाइड हो जाता है।
डिटेल में जानना है तो फिर उसके लिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और डिटेल में पढ़ लेना। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं भाई, आइए ज़रा। बोल रहा है कि देखो भाई, अल्टीमेटली तो हीट ही है सब कुछ, है ना? अल्टीमेटली तो हमें हीट एनर्जी ही पता करनी है। तो हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है कैलोरी या जूल की। इन दोनों में ही सी और जे स्मॉल है, तो ये कैलोरी या जूल वो है जो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो 1 कैलोरी कहला जाएगी। लेकिन भैया ये इतना कम होता है कि फिर हमें उसके 1000 गुना को कंसिडर करके चलना पड़ता है, जिसको हम किलो कैलोरी बोलते हैं या किलो जूल बोलते हैं, जो कि है 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना पड़े तो जितनी एनर्जी लगती है उसको 1 किलो कैलोरी बोल देते हैं। ये सारा का सारा जो प्रबंधन है पता चलता है आपका बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर में, जहाँ पर आप चीज़ों को बंद करके ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के अंदर में जलाते हैं और देखते हैं कि किसी भी मटेरियल का 1 ग्राम कितना एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है ग्रॉस वैल्यू और एक है आपका स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो आपका ओवरऑल लेवल पे बता रहा है। मतलब कि इसके अंदर में आप वो एनर्जी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सारी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं ना। लेकिन आप जानते हैं कि शरीर के अंदर में शुगर को डाइजेस्ट करने में उतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी-सी कम होगी। तो देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू जो होती है, कार्बोहाइड्रेट की 4.1 है, तो आप देख रहे हैं, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बराबर ही है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मतलब कि फैट को कार्बोहाइड्रेट को आप शरीर के अंदर डाइजेस्ट करें या बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर में डाइजेस्ट करें, एक ही बात है। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे कि प्रोटीन 5.65 से आपका फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 पहुंच गया, मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है और फैट को भी डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है। तो इसकी ग्रॉस वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, अब हम एब्जॉर्प्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि भैया जो चीज़ें आपने डाइजेस्ट कर ली हैं उसको आप अल्टीमेटली ब्लड या लिम्फ तक कैसे पहुंचाएंगे। अब देखिए, जितने तरीके के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म हो सकते हैं वो सारे के सारे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव हो, एक्टिव हो, फैसिलिटेटेड हो, कोई भी क्यों ना हो। बोल रहा है कि बहुत छोटा सा अमाउंट ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, इलेक्ट्रोलाइट का, वो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है भैया, कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, ब्लड में कम ग्लूकोज है, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए चला जाएगा। और थोड़ा-सा सब्सटेंस जिसमें कि ग्लूकोज़ और अमाइनो एसिड आता है, वो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो पकड़-पकड़ के ग्लूकोज़ और अमाइनो एसिड को अंदर की तरफ फेंकेंगे, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। पानी का ट्रांसपोर्ट भी ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट की तरह ही हो जाता है, बस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, तो अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब का एब्जॉर्प्शन पैसा देकर के, एटीपी देकर के भी किया जाता है, जिसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल चूंकि इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते, इनको ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो होता यूँ है कि सबसे पहले इनको माइसेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। माइसेल्स जो हैं वो कहाँ एंट्री लेते हैं? वो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ल सेल के अंदर में एंट्री लेते हैं। म्यूकोज़ल सेल के अंदर में जाकर के उनके ऊपर थोड़ा-सा प्रोटीन वगैरह लगाया जाता है और अल्टीमेटली उनको बनाया जाता है काइलोमाइक्रोन। फिर काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा कहाँ पर? लैक्टियल डक्ट के अंदर में, विलाई के अंदर में जो मौजूद है। जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो कहाँ-कहाँ है? वो माउथ में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, और कौन क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी टेबल बना कर के यहाँ पर लिख दी गई हैं। कि कुछ ड्रग्स हैं, जो कि म्यूकोज़ा के कॉन्टैक्ट में आते ही जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, आपके टंग के नीचे रखवाई जाती हैं। जब व्यक्ति कुछ चीज़ एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, तो टंग बोलते हैं कि टंग के नीचे रख लो। वहाँ पे ही है, टंग के नीचे ही हमारी कैपिलरी है, वहाँ से वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। स्टमक, पानी का एब्ज़ॉर्प्शन, सिंपल शुगर का एब्ज़ॉर्प्शन, अल्कोहल का एब्ज़ॉर्प्शन यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% अल्कोहल यहीं एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। इंटेस्टाइन में ज़्यादातर एब्ज़ॉर्ब होता है वैसे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये मेन ऑर्गन है हमारे एब्ज़ॉर्प्शन के लिए।
डाइजेशन यहीं कंप्लीट होता है और यहीं सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, यहीं सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और यहीं म्यूकोजा जो है उसके अंदर में ब्लड स्ट्रीम भी है और लिम्फ भी है, तो फैट भी एब्जॉर्ब होगा और बाकी चीज़ें भी एब्जॉर्ब होंगी। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। अल्टीमेटली क्या है कि देखिए, एक तो है डाइजेशन, चीज़ों को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जब आप उसको लिम्फ या ब्लड वेसल में ले जाते हैं, और तीसरा है एसिमिलेशन, जब आप उसको ब्लड से टिश्यू के अंदर में ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो सॉलिडिफाई होकर के उसको फीसिस बोल देते हैं, फिर आपको अर्ज होती है उसको रिमूव करने की। एनल ओपनिंग की वजह से वहाँ पर आपके स्फिंक्टर हैं वो आप रिलैक्स करते हैं, डेफिकेशन हो जाता है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उस वक्त। कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर में आपके चोट लग सकती है अंदर की तरफ से, तो उसको इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। वो इन्फ्लामेशन वायरल या बैक्टीरियल किसी भी तरीके से हो सकता है। और इन्फेक्शन न तो केवल बैक्टीरियल और वायरल है, इसके अलावा जितने भी वर्म है, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, इनकी वजह से भी हो सकता है। जॉन्डिस, अगर किसी तरीके से शरीर जो लिवर जो बनाता है पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, वो किसी भी तरीके से शरीर के बाहर नहीं जा पा रहा है, बॉडी के अंदर में डिपॉजिट होता चला जा रहा है, स्किन, आइज और ये सब येलो होती चली जा रही हैं, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। वॉमिटिंग की बात करें तो बॉडी के अंदर में कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बुरा खा लिया है, तो बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है और अमिग्डाला जो हमारी बॉडी का वॉमिट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना मुंह के ज़रिए ही बाहर निकलवा दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया के अंदर में कई बार व्यक्ति जो है फीकल डिस्चार्ज के लिए जा रहा है, वहाँ पर उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको आम भाषा में डायरिया बोल देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ठीक से नहीं हो पाता है इसके अंदर में। कॉन्स्टिपेशन, फीसिस जो है वो रिटेन हो रहा है कोलोन के अंदर में, बाल मूवमेंट जो है इर्रेगुलर होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन की अगर बात करें कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको पेट भरा भरा लगता है, इसकी कई एंजाइम आपके ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसकी जो वजह है वो कुछ भी हो सकती है, एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड का होना। अगला है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। भाई खाने के वक्त में डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन खाने के साथ में हो सकता है प्रोटीन ना खा रहे हो, और हो सकता है खाना ही ना मिल रहा हो तो प्रोटीन बना मिल रहा हो। तो ये आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ऐसी जगहों पर ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ऐसा कभी-कभी ज़्यादा तब भी होता है जब आपका सूखा पड़ जाए या भुखमरी हो जाए या पॉलिटिकल टर्मॉइल आ जाए, तो जैसे बांग्लादेश में हुआ या इथियोपिया में हुआ 80 के दशक में। 2 चीज़ें जो हमें देखनी है वो है मरासमस और क्वेशियोरकर। मरासमस के अंदर में देखेंगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है और कैलोरी की डेफिशिएंसी भी है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इन्फेंट जो है वो ज़्यादातर 1 साल से कम की एज के होते हैं और मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस्ड अर्ली बाय, भई अगर आपका पहले ही एक बच्चा है और तुरंत दूसरा बच्चा पैदा हो जाए तो हो सकता है कि पहले बच्चे को उतना जितने खाने की ज़रूरत है उतना मिल्क उसको नहीं मिल पा रहा हो। तो इसकी वजह से आपको प्रोटीन की कमी हो सकती है एक बच्चे के अंदर में, जिसको मरासमस बोलेंगे। और खाने को ही नहीं मिल रहा है ना तो दूध ही कम मिल रहा है तो प्रोटीन की भी कमी होगी और बाकी चीज़ों की भी कमी होगी। इसकी वजह से ग्रोथ पूरे तरीके से नहीं होगी, बॉडी ग्रो पूरे नहीं होगी, बॉडी के अंदर में लिम्ब्स जो हैं वो पतले रह जाएँगे, स्किन जो है वो थिन होगी, रिंकल्ड होगी, बॉडी वेट नीचे चलता चला जाएगा और मानसिक फैकल्टीज़ भी जिस लेवल पे काम करनी चाहिए उस लेवल पे काम नहीं करेंगी। क्वेशियोरकर के अंदर में अम, खाना तो मिल रहा है लेकिन खाने के अंदर में प्रोटीन की कमी है। तो जैसे कि अगर आप बच्चे के मदर के मिल्क को किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर दें भैया कि अ, चीनी के घोल से अगर रिप्लेस कर दें तो उसको ज़िंदा तो रहेगा बच्चा लेकिन उसको फिर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। और ऐसा जो है 1 साल से ज़्यादा के बच्चों में देखा जाता है, हाथ-पाँव पतले होने लगते हैं, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है और ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है और बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी।